हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अथर्व क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं सुहन पाठी आपको स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम एसएससी जीडी के इस बैच को शुरू कर रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले हिस्ट्री कंप्लीट करवाएंगे जीएस के रूप में। यदि हिस्ट्री की बात करते हैं इतिहास की, तो इतिहास में हमें क्या क्या पढ़ना है ये जान लेते हैं पहले। एसएससी जीडी में हम जीएस पार्ट में, जिसमें से इतिहास की बात करेंगे। इतिहास हमें प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक भारत, इस रूप में हमें इतिहास को पढ़ना है, जिसमें से आज हम प्राचीन इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। यदि प्राचीन इतिहास की बात करते हैं तो प्राचीन इतिहास में हमें क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, इसके बारे में भी एक बार जान लेते हैं। यदि प्राचीन इतिहास की बात करते हैं तो इसमें हमें सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक एज, वैदिक काल, इसे ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है, तथा बौद्ध धर्म, जैन धर्म, महाजनपद काल, मौर्य काल, मौर्य के बाद मौर्योत्तर काल, इसके बाद फिर देख लेते हैं गुप्त काल, फिर गुप्तोत्तर काल, गुप्तोत्तर काल के बाद हम मध्यकालीन भारत में यह एक पॉइंट इसमें जोड़ लेते हैं, जिसे राजपूत काल भी कहा जाता है। राजपूत को भी इसी में जोड़ लेंगे। तो ये हमारे प्राचीन भारत से संबंधित टॉपिक है, जिसकी आज हम इसमें से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, यदि हम इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास को हम तीन भागों में बांटकर देख सकते हैं। पहला प्राक इतिहास, इसे आदि इतिहास, और इतिहास। इतिहास को हम तीन भागों में बांट कर देख सकते हैं। इतिहास क्या है? इतिहास प्राचीन घटनाओं को हम जानते हैं, उसे इतिहास के रूप में देखते हैं। जो हमारी बीता हुआ काल है, जो बीत गया है, उसे हम इतिहास कहते हैं। इसको जानने के लिए हम तीन भागों में बांट कर देख सकते हैं। एक प्राक इतिहास, आदि इतिहास और इतिहास। प्राक इतिहास की बात करते हैं तो ऐसा टाइम पीरियड जिसमें इसकी लिपि एवं भाषा की पहचान तो हुई है, परंतु उसे हम पढ़ नहीं पाए हैं। इसे हम इसे पाषाण काल कहते हैं। इस काल की लिपि एवं भाषाओं को हमने पढ़ नहीं पाया, इसलिए इसे प्राक इतिहास काल के रूप में देखते हैं। वहीं पर आदि इतिहास के रूप में देखते हैं। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और इतिहास में हम
सभी पूरी इतिहास जो मध्यकालीन आधुनिक भारत है, आधुनिक इतिहास, इन सब की जानकारी हम इसमें जानकारी रखेंगे। मध्यकालीन आधुनिक। तो हमें अब आपको एसएससी जीडी में जो है आपके सिलेबस से पाषाण काल से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हमने आज आपका टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे आदि इतिहास काल से मानते हैं, इससे शुरुआत की है। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करेंगे। इससे जुड़ा हुआ सभी हर एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इससे अलग किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आपको सिंधु घाटी सभ्यता से या कोई भी लेक्चर, आपको अन्य कोई लेक्चर नहीं देखने पड़ेंगे। इसी में सारे क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। एसएससी जीडी के लिए हिस्ट्री की हमने जो सामान्य ज्ञान के हिस्ट्री में आज हमने शुरू किए कर रहे हैं। ये लगातार आपको लगातार वीडियोस की मिलती रहेंगे, इसलिए आप अथर कलेक्शन के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अन्य लोगों को भी शेयर करें। अब आइए जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानते हैं तो सबसे पहले जानते हैं कि इसका नामकरण कैसे पड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है सिंधु घाटी? क्यों कहा जाता है, किस आधार पर इसका नाम पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता? तो आपको बता दें कि 1953 के लगभग कुछ ब्रिटेन के वैज्ञानिक पुरातत्वविद भारत के सिंधु क्षेत्र में, सिंधु नदी के इर्द गिर्द आसपास में क्षेत्र में उत्खनन कार्य प्रारंभ किया, जिसके आधार पर यहां से कुछ प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए, जिसके आधार पर इसका नाम प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। इसका एक नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता कहने से तात्पर्य है कि जो पुरातत्वविद ने सबसे पहले कोई स्थान खोजा, उसका नाम हड़प्पा था। हड़प्पा स्थल सबसे पहले खोजने के कारण इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। इस स्थल को खोजने के कारण इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। इसका एक नाम और है, उसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। कांस्य युगीन, अब कांस्य युगीन से तात्पर्य क्या है? कांस्य युगीन से तात्पर्य है कि सबसे पहले इस क्षेत्र में, सिंधु घाटी क्षेत्र में कांस्य नामक धातु, कांस्य धातु प्राप्त हुई है, जिसके आधार पर इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इसका एक नाम पड़ता है सरस्वती सभ्यता भी, कैसे इसे सरस्वती सभ्यता। यह वह क्षेत्र था जो सिंधु के साथ साथ सरस्वती नदी भी यहां से बहा करती थी। इसके आधार पर इसे सिंधु सभ्यता भी, सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। ये रहा हमारा नामकरण के बारे में। आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। आइए जानते हैं कालक्रम। कालक्रम के बारे में जानते हैं कि कब से कब इसका कालक्रम माना जाता है। कालक्रम के बारे में अनेक पुरातत्वविद अपनी अपनी विचारधाराएं बताते हैं कि किस काल से किस कालखंड तक आते हैं। यदि कार्बन डेटिंग की बात करते हैं तो कार्बन डेटिंग के आधार पर
कार्बन डेटिंग के आधार पर 2500 से 1500 के बीच में माना गया है। 2500 से 1500 ईस्वी ईसा पूर्व, ये भी ईसा पूर्व है। कार्बन डेटिंग के आधार पर 2500 से 1500 ईसा पूर्व के रूप में माना गया है तथा मार्टिमर ह्यूलर द्वारा भी 2500 से 1500 ही बताया गया है। मार्टिमर ह्यूलर ये अंग्रेज पुरातत्वविद थे, इन्होंने भी 2500 से 1500 ईसा पूर्व बताया है। यदि हम भारतीय पुरातत्वविदों की बात करते हैं तो उसमें डीपी अग्रवाल की बात करते हैं। डीपी अग्रवाल ने 2350 से 1750 के बीच में इसकी जानकारी दी है। 2350 से 1750 डीपी अग्रवाल, ये रहा हमारा कालखंड। वैसे तो यदि कार्बन डेटिंग की बात करते हैं तो इसे 3 भागों में बांट कर देखा जा सकता है, जिसे हम 3500 से 1500 के बीच में मानते हैं, परंतु जो एसेंटिक रूप में, जो साधारण रूप में देखा जाता है वह 2500 से 1500 ईस्वी के रूप में देखा जाता है, ईसा पूर्व के रूप में देखा है। ये रहा हमारा कालक्रम। अब हम विस्तार जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता किन किन क्षेत्रों में फैली थी। यदि हम विस्तार की बात करते हैं तो विस्तार हम 4 क्षेत्रों में ले सकते हैं: उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। किसी भी वस्तु को अगर उसका विस्तार जानने के लिए हमें जानकारी प्राप्त करना है, उसे हम 4 दिशाओं में ही देख सकते हैं। वैसे यदि सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो इसे भी हम 4 दिशाओं में देख सकते हैं। यदि हम उत्तरी क्षेत्र की बात करते हैं तो उत्तर में यह मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में उत्तरी क्षेत्र इसका मांडा उत्तरी क्षेत्र मांडा के रूप में देखा जाता है। ये मांडा चेनाब नदी के किनारे पाया जाता है। आपको जितने भी पॉइंट बताए जा रहे हैं वो सभी महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आपको इसे एज इट इज याद करके रखना है। आपसे पूछा जाता है कि मांडा किस नदी के किनारे पाया जाता है, तो मांडा आपका चिनाब नदी के किनारे पाया जाता है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। यदि पूर्व की बात करते हैं तो पूर्व में आलमगीरपुर की बात करते हैं। आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के मेरठ में, उत्तर प्रदेश मेरठ। यह रिहंद नदी के किनारे पाया जाता है, सॉरी हिंडन नदी के किनारे। मेरठ में कौन सी नदी है? हिंडन नदी। यह हिंडन नदी के किनारे पाया जाता है। यदि दक्षिण की बात करते हैं तो दक्षिण में दैमाबाद, जो कि गोदावरी नदी किनारे है, गोदावरी नदी किनारे है। यह महाराष्ट्र में क्षेत्र है, यह महाराष्ट्र में पाया जाता है। याद करेंगे फिर से एक बार इसे देख लेते हैं फिर। सूतकांगी डोर
सूचकांकी डोर यह बलूचिस्तान क्षेत्र में है। बलूचिस्तान पाकिस्तान में। बलूचिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में सूचकांकी डोर जो कि दास नदी के किनारे है। एक बार फिर से आइए याद करते हैं इसे विस्तार को, और इसे याद भी करते हैं। उत्तरी क्षेत्र में मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी के पास में। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में मेरठ में है जो कि, और हिंडन नदी के किनारे है। वहीं दक्षिणी क्षेत्र दैमाबाद जो गोदावरी नदी के किनारे महाराष्ट्र में पाया जाता है। यदि पश्चिमी क्षेत्र की बात करते हैं तो दास नदी, सूचकांकी डोर स्थल और बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में पाया जाता है। ये रहा हमारा विस्तार। ये सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है जो कि इस क्षेत्र में पाया जाता है। इस क्षेत्र में इसके स्थल पाए गए हैं। अब इन स्थलों को जानते हैं कि इन क्षेत्रों से कि कौन कौन से स्थल सिंधु घाटी सभ्यता में पाए गए हैं। जब इसकी बात करते हैं तो हम इसे दो क्षेत्रों में बांट कर दे सकते हैं। इसका विस्तार यदि पूछा जाए कि इसका विस्तार कितने देशों में है, यह वर्तमान में उस समय अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, तीन क्षेत्रों में इसके स्थान पाए गए हैं। यदि आइए एक एक करके जानते हैं। पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में बलूचिस्तान, बलूचिस्तान में सूचकांकी डोर तथा सूचकाकोह, तथा बालाकोट, ये प्रमुख तीन क्षेत्र हमको बलूचिस्तान प्रांत में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में इन तीन क्षेत्रों को देखते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कि बलूचिस्तान प्रांत में कौन कौन से क्षेत्र पाए जाते हैं, या कैसे भी पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान में कौन कौन से क्षेत्र पाए जाते हैं। जैसे यह प्रांतों के रूप में पूछा जा सकता है कि कौन कौन से प्रांत में हड़प्पा कालीन सभ्यता के क्षेत्र स्थल पाए जाते हैं। ये बलूचिस्तान रहा। अब सिंध की बात करते हैं। सिंध की बात करते हैं तो सिंध में मोहनजोदड़ो तथा सनहुरो, ये प्रमुख क्षेत्र सिंध के क्षेत्र में थे। वहीं पंजाब की बात करते हैं। तो पंजाब हड़प्पा स्थल पंजाब प्रांत में हड़प्पा स्थल पाया जाता है। यह रहा हमारा पाकिस्तान का क्षेत्र। आइए अब भारत की बात करते हैं। यदि भारत की बात करते हैं, भारत में राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान से एक स्थान पाया गया है जिसे हम कालीबंगा के रूप में जानते हैं। वहीं पंजाब की बात करते हैं। पंजाब में रोपड़, राजस्थान में कालीबंगा, वहीं पंजाब में रोपड़ और तक्षशिला, ये भी स्थल का नाम है तक्षशिला, जो कि पंजाब क्षेत्र में पाया जाता है। गुजरात की बात करते हैं
तो गुजरात में लोथल, रंगपुर, धौलावीरा, ये प्रमुख क्षेत्र गुजरात में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में राखीगढ़ी, बनावली, मीताहल, बालू। हरियाणा में राखीगढ़ी, बनावली, मीताथल एवं बालू ये क्षेत्र हरियाणा के क्षेत्र में पाए जाते हैं, हरियाणा प्रांत में पाए जाते हैं। ये रहा भारत का क्षेत्र। अब हमने जाना सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण के बारे में, उसका विस्तार जान लिया, उसके स्थल जान लिए। अब जानते हैं कि इन स्थलों से जो प्रमुख जानकारियां हमें प्राप्त हुई हैं, तो कौन कौन सी जानकारियां हैं जो हमें हड़प्पा सभ्यता से देखने को मिलती हैं। यदि एक एक कर देखते हैं तो सबसे पहले हड़प्पा की बात करते हैं। हड़प्पा जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पाया जाता है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में इसकी खोज, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी द्वारा 1921 में दयाराम साहनी द्वारा इसकी खोज की गई। यह इसकी बात करें तो यह रावी नदी के किनारे पाया जाता है। ये आपको याद करने वाले महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिसे आप याद ही करना है इसे। अब आइए जानते हैं कि यहाँ से, इस स्थल से कौन कौन से वस्तुएं या क्षेत्र हमें जो जानकारी लिए प्राप्त हुई है, कौन कौन से क्षेत्र। देखिए, यहाँ से हमें अन्नागार की साक्ष्य मिलते हैं, अन्नागार के अवशेष मिलते हैं। वहीं पर स्वास्तिक का चिन्ह प्राप्त होता है। ऐसा ही बनता है ना स्वास्तिक, तो ये स्वास्तिक का चिन्ह आपको हड़प्पा से देखने को मिलता है। तथा यहाँ पर गेहूं और जौ के साथ मिलते हैं, गेहूं और जौ, गेहूं और जौ के साथ भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तथा शंख से बना हुआ एक बैल भी प्राप्त होता है। शंख से बना बैल, यह रहा हमारा हड़प्पा क्षेत्र। अब दूसरी बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो की बात करते हैं। मोहनजोदड़ो 1922 में इसकी खोज की गई। इसकी खोज राखलदास बनर्जी द्वारा 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा इसकी खोज की गई। यह क्षेत्र सिंधु नदी के क्षेत्र, यह सिंधु नदी के किनारे पाया जाता है।
यदि इसकी बात करते हैं तो यहाँ से हमें स्नानागार की प्राप्ति होती है। वहीं पर एक कांसे की नर्तकी की मूर्ति भी इसी मोहनजोदड़ो के क्षेत्र से प्राप्त होती है। यहाँ पर पशुपति नाथ की मूर्ति भी मिलती है। पशुपतिनाथ से तात्पर्य है भोले शंकर, भगवान शंकर की मूर्ति भी यहाँ से। भगवान शंकर को पहले पशुपतिनाथ के रूप में भी जाना जाता था, इसलिए पशुपतिनाथ की मूर्ति भी इसी मोहनजोदड़ो क्षेत्र से प्राप्त हुई है। यहाँ से मिट्टी का तराजू भी प्राप्त हुआ है। कांसे की मूर्ति भी मिली है, स्नानागार मिला है, पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। यहाँ से घोड़े के दांत मिले हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है, यहाँ से घोड़े के दांत मिले हैं। वहीं पर हम आगे चल के देखेंगे तो भी दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि घोड़े के अस्थिपंजर कहाँ से मिले हैं। इसको आगे हम देखेंगे। अभी आपको यहाँ पे याद करना है, घोड़े के दांत जो हमें प्राप्त हुए हैं वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ये पॉइंट हमें मोहनजोदड़ो से याद रखना है। अब हम बात करते हैं चंदहुदड़ो की। चंदहुदड़ो की बात करते हैं, इसे 1931 में मई के द्वारा खोजा गया था। चंदहुदड़ो द्वारा 1931 में मई के दौरान। इसमें एक नाम और भी जुड़ा होता है जिसे A.N. मजूमदार कहते हैं। A.N. मजूमदार। आपको ये नाम भी देखने को मिलेगा और ये भी नाम देखने को मिल सकता है, तो आप दोनों को याद कर सकते हैं, मैके और A.N. मजूमदार। यदि इसकी बात करते हैं तो यहां से सीप और मुद्रा बनाने का केंद्र तथा वक्राकार ईंटें, वैसे तो ईंटें आयताकार के रूप में पाई जाती हैं, परंतु चंदहुदड़ो से हमें वक्राकार की ईंटें दिखाई पड़ती हैं। यहां से हमें बिल्ली का पीछा करते हुए करते हुए एक कुत्ते का साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है चंदहुदड़ो से। वहीं पर चार पहियों वाली गाड़ी यहां से देखने को मिलती है, इसके भी साथ पाए जाते हैं। यहां से मनका बनाने का कारखाना, मनका बनाने का कारखाना भी यहां से प्राप्त होता है। तो ये रहा हमारा चंदहुदड़ो। अब इसकी बात करते हैं लोथल की। लोथल जो कि 1954 में S.R. राव द्वारा खोजा गया। यहाँ से यह भगोवा नदी के किनारे पाया जाता है। यह क्षेत्र गुजरात का है। भगोवा नदी के किनारे यह लोथल पाया जाता है। यहाँ से
3 युग्मित, यहां से 3 युग्मित समाधियां मिली हैं, जिसे सती प्रथा के रूप में भी देखा जाता है, सती प्रथा के प्रमाण के रूप में भी देखा जाता है। यहां से भी मनके बनाने के कारखाने प्राप्त होते हैं। यहां से बाजरा एवं धान के साँचे प्राप्त हुए हैं। यहां से दिशा मापक यंत्र, दिशा मापक यंत्र, एक बार याद करते हैं इसे। यह लोथल 1954 में एस.आर. राव द्वारा खोजा गया स्थल है। इसे भुआ नदी के किनारे देखा जाता है। यहाँ से 3 युग्मित समाधियां प्राप्त हुई हैं। युग्मित मतलब युगल जोड़ा, पति पत्नी साथ में, तो उसे सती प्रथा के रूप में भी देखा जाता है। यहाँ से मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। यहाँ बाजरा एवं धान के विषाक्ष मिले हैं। दिशा मापक यंत्र के रूप में यहाँ से जानकारी प्राप्त होती है। कालीबंगा की बात करते हैं। कालीबंगा, इसका खोज 1951 में अमलानंद घोष द्वारा अमलानंद घोष द्वारा 1951 में इसकी खोज की गई। यहां से जुता हुआ खेत के साथ से जुते हुए खेत के साथ से प्राप्त होते हैं। यहां से अंत्येष्टि की यहाँ पर अंत्येष्टि की हमें तीनों प्रक्रियाएं देखने को मिलती हैं। तीनों प्रक्रिया से तात्पर्य है कि पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। यदि कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसे 3 रूपों में उसके अंत्येष्टि की जाती है, या तो पूर्ण समाधिकरण के रूप में, या आंशिक समाधिकरण के रूप में, या दाह संस्कार के रूप में। तो कालीबंगा से हमें इन तीनों को जानकारी प्राप्त होती है। पूर्ण समाधिकरण भी, आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्कार तीनों के साथ हमें प्राप्त होते हैं। यहां से शल्य क्रिया की शल्य चिकित्सा की भी जानकारी प्राप्त होती है। ये रहा हमारा कालीबंगा क्षेत्र। अब हम बात करते हैं बनावली की। बनावली का क्षेत्र 1974 में आर.एस. बिष्ट द्वारा 1974 में इसकी खोज की गई। यहाँ से सरसों, जौ की साक्ष्य प्राप्त हुए तथा यहाँ अग्निवेदिकाएं भी पाई गई हैं। अग्निवेदिकाएं भी पाई गई। यहाँ से यह ऐसा क्षेत्र, प्रमुख क्षेत्र था जहां से पक्की ईंटें पाई गई हैं। पकी हुई, वैसे तो सभी स्थानों पर हमें कच्ची ईंट दिखाई पड़ती हैं, परंतु बनावली क्षेत्र में हमें पक्की ईंटें प्राप्त की जाती हैं, प्राप्त होती हैं। यहाँ पर जल निकास प्रणाली का वाटर ड्रेनेज सिस्टम जो है यहाँ पर नहीं पाया जाता है, यहाँ पर अभाव रहता है इसका। जल निकास प्रणाली का, वैसे तो जल निकास प्रणाली का सबसे
बढ़िया उदाहरण सिंधु घाटी सभ्यता माना जाता है। वहीं पर बनावली क्षेत्र से हमें इसका अभाव देखा जाता है। अब हम यहां से मिट्टी का हल भी मिला है, मिट्टी का हल। आइए बात करते हैं धौलावीरा की। धौलावीरा, यहाँ पर इसका यदि विच्छेद करते हैं तो धौला का होता है सफेद और वीरा का अर्थ होता है कुआं। यदि इसका अर्थ पूछा जाए तो इसका अर्थ होता है सफेद कुआं। यह सफेद कुआं के रूप में भी जाना जाता है, जिससे धौला का अर्थ होता है सफेद और वीरा का अर्थ होता है कुआं। इसे हम सफेद कुआं के रूप में भी जानते हैं। यदि इसकी खोज की बात करते हैं तो 1968 में जेपी जोशी द्वारा इसकी खोज 1968 में की गई। यहां से एक स्टेडियम की खोज की गई, तथा नेवले की मूर्ति, नेवला आप जानते होंगे, सांप नेवले की लड़ाई भी देखी होगी, तो उस नेवले की मूर्ति भी आपको इस धौलावीरा से प्राप्त होती है। यहां से साइन बोर्ड प्राप्त होता है, गिरा हुआ, वो भी गिरा हुआ साइन बोर्ड। गिरा हुआ साइन बोर्ड। तथा यह जानते हैं रोपड़ के बारे में। रोपड़ से हमें मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता के भी साथ रोपड़ से हमें प्राप्त होते हैं। रोपड़ पंजाब के क्षेत्र से। यदि नौसारों की बात करते हैं, नौसारों से हमें एक स्त्री मिलती है जिसके मांग में सिंदूर के रूप में साक्ष्य प्राप्त होता है। स्त्री के मांग में सिंदूर, के साक्ष्य हमें नौसारों से प्राप्त होता है। वहीं सुरकोटदा से हमें अस्थिपंजर, घोड़ा का अस्थिपंजर हमें सुरकोटदा से प्राप्त होता है। ये रहा हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। इसमें से अभी हम इसे दूसरे पार्ट में इसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे, इसके नगर नियोजन के बारे में तथा इस धार्मिक क्षेत्र अभी महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में जानेंगे। अगर यहाँ तक आपको समझ में आया, वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट जरूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।